नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी बीजेपी में शामिल। अमित शाह ने दिए दिल्ली चुनाव का चेहरा बनाने के संकेत। केजरीवाल ने किया स्वागत। 3 महीने के लिए एचएस ब्रह्मा बने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। रिटायरमेंट से पहले संपत ने कहा, आपराधिक छवि के उम्मीदवार हों अयोग्य। महिला सुरक्षा के लिए ट्रेनों में तैनात होंगी महिला कमांडो। लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। रेल मंत्री ने कहा, मुसाफिर ऑनलाइन कर सकेंगे एफआईआर। जम्मू कश्मीर में मारे गए 5 आतंकवादी। सैकड़ों आतंकी घुसपैठ को तैयार। सेना को आशंका, स्कूल धार्मिक स्थल बन सकते हैं निशाना। 20 महीने बाद ब्याज दरों में 0.25% की कमी। घर कार समेत दूसरे कर्ज हो सकते हैं सस्ते। शेयर बाजार में 5 साल की सबसे बड़ी छलांग। और देखते हैं पहली खबर। 20 महीने से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे लोगों को आरबीआई ने आज अच्छी खबर दी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान कर दिया और इससे आने वाले दिनों में होम लोन समेत दूसरे कर्ज सस्ते होने की उम्मीद है। आरबीआई के इस कदम का शेयर बाजार पर असर भी दिखा। 5 साल में पहली बार सेंसेक्स में 729 अंकों का एक दिन में उछाल आ गया। महंगाई दर में पिछले कुछ महीनों में आई कमी का असर आखिरकार बैंकों की नीतिगत ब्याज दरों में दिखाई देना शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में 0.25% की कमी करने की घोषणा की। इसके बाद नई रेपो दर 7.75 यानी 7.25% और रिवर्स रेपो दर 6.75% हो गई है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो को 4% और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 22% पर बरकरार रखा है। लेकिन सरकार ने ब्याज दरों में कटौती से देश में निवेश की उम्मीद जताई है। The reduction in the rates is a positive development. It will lead to more money in the hands of the consumer, greater spending. It's positive for the Indian economy, and it will certainly help in reviving the investment cycle that the government is seeking to restore. रिजर्व बैंक पिछले कई सालों में उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर खुदरा महंगाई दर को 4 से 6% के बीच स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। पिछले साल नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 4.38% पर आ गई तो रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव आ गया। मई 2013 के बाद से ब्याज दरों में ये पहली कटौती है जिसका उद्योग और सरकार दोनों को इंतजार था। Very welcome step that everybody was waiting for. So and also I would think this is the beginning of some more cuts to take. Welcome move, a positive thing for the markets, and market responded rightly. At one point of time, BSE Sensex was up by 600 points. Just now, as I'm talking to you, it's up by 440 points. So, good move. आरबीआई की नजर में बाजार में पर्याप्त तरलता है और उसने ब्याज दरों में कटौती कर उद्योग जगत की मांग पूरी की है। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स से हिमांशु वत्स। हिमांशु, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो आरबीआई का फैसला, ये असल में उम्मीद हो रही थी कि फरवरी में जो बैठक होनी, समीक्षा बैठक, शायद उसमें अचानक इस तरह का फैसला, और चारों तरफ से मैं कहूँ कि इस फैसले की वाहवाही हो रही है। क्या वजह इस टाइमिंग को लेकर? देखिए, टाइमिंग के बारे में तो जब पिछली क्रेडिट पॉलिसी आई थी दिसंबर में, तो उसी समय आरबीआई गवर्नर ने संकेत दिया था कि हालात ठीक हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट काटने के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो पॉलिसी साइकिल है उससे पहले भी काट सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर संकेत दिया था। अब आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या वजह है, एक तो अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया है कि जो होलसेल प्राइसेस हैं वो 0.1% लगभग फ्लैट के बराबर हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस है वो 5% है, जबकि कई विशेषज्ञों ने इकोनॉमिस्ट ने उम्मीद की थी, एस्टिमेट किया था कि 5.5 हो सकती है। तो इन्फ्लेशन थोड़ी कम है, और क्रूड ऑयल एक बोनस है इंडिया के लिए, क्योंकि उसमें तो ना आरबीआई गवर्नर कुछ कर सकते हैं, ना प्रधानमंत्री या सरकार कुछ कर सकती है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय दाम है।
तो उससे इन्फ्लेशन का आउटलुक काफ़ी अच्छा हो गया है। अब आरबीआई को गवर्नर की जो स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है कि इस साल क्रूड ऑयल की कीमत हल्की ही रहेगी, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो सारे इंडिकेशंस हैं। उन्होंने एक चीज़ और साथ में बोल दी है कि आगे भी ये दिशा रहेगी अगर फिस्कल डेटा इनकरेजिंग रहता है। तो हिमांशु, ऐसे में जिस तरीके से डिमांड थी उद्योग जगत की, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है, लेकिन जो एनवायरनमेंट सरकार बदलने के बाद देखा है और अब आरबीआई के इन कदमों से सरकार जो उम्मीद कर रही है, सुना वित्त मंत्री साहब को, उन्होंने कहा कि साइकिल जो है जो शायद रुका हुआ था वो एक बार रोटेट होना शुरू होगा। क्या वाकई ऐसी उम्मीद आपको दिख रही है? उद्योग जगत दोबारा से इस दिशा में आगे बढ़ता दिखेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर खासतौर पर? देखिए, उम्मीद तो काफ़ी दिख रही है। पहली चीज़ जो आरबीआई ने जो पोजीशन ली है, इन्फ्लेशन तो कुछ महीने से कम होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत फर्म पोजीशन ली है। उसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन की बीमारी लगभग 5 साल तक संभाली नहीं जा रही थी, तो उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोज देना था। आरबीआई ये पक्का करना चाहता था कि आउटलुक ठीक है। अब उनको आउटलुक ठीक लग रही है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट साइकिल का सवाल है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनको निवेश करना है, जो पब्लिक सेक्टर हैं, उनके लिए तो जितना इंटरेस्ट रेट कम हो उतना प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इम्प्रूव होता है। उधर से कई सिग्नल्स हैं कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे। जैसे कोल पावर और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री है, पीयूष गोयल में 2 दिन पहले बोल रहे थे कि 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स वहाँ से आएंगे। एनटीपीसी अपनी कैपेसिटी डबल करेगा। एक कोई रिन्यूएबल एनर्जी का सेटअप है, वो एनर्जी एफिशिएंसी पे 10,000 करोड़ लगाएंगे। पावर ट्रांसमिशन पे 40,000 करोड़ लगेगा। तो ऐसे कई संकेत आ रहे हैं। जो कंपनी मशीन्स बनाती हैं, मशीन्स के इंजन्स बनाते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें अब इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं। क्या ये माने कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छी शुरुआत हुई है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट का फिस्कल मैथमेटिक्स जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक जो सिग्नल्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत पॉजिटिव हैं। और आरबीआई के इन कदमों के साथ सरकार, क्योंकि बजट आना है अब, तो सरकार के लिए कहाँ पर अब थोड़ा सा सफ़र आसान होगा, रास्ता आसान होगा आरबीआई के इन कदमों के साथ? सबसे बड़ी बात है जो बजट में जो पॉलिसीज़ अनाउंस करेंगे, जो दिशा दिखाएंगे, उसमें उम्मीद होती है कि ये कदम लेंगे बजट में तो उससे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ ग्रोथ होगी। तो वो सब होने के लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा बन जाता है जब इंटरेस्ट रेट कम है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि आगे और भी कम हो सकते हैं। तो उससे फिर ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में, सेंटिमेंट, फील गुड फैक्टर। तो उसका ये एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूटर है। जितना उन्होंने 0.25% कम किया है वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा चेंज कर दी है। और जो आपने कहा कि सेंटिमेंट्स और फील गुड फैक्टर, क्या वो उसी का असर हमने देखा शेयर बाजार में एक दिन में इतना बड़ा उछाल? एकदम। और ये शेयर बाजार के उछाल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सेंटिमेंट दिखाया जा रहा है उन लोगों का जो सिर्फ बैठ के बात नहीं करते, बट जो अपना पैसा वहाँ लगाते हैं। उनको भी लग रहा है कि अब एक दिशा बदल रही है। और स्पेशली एट अ टाइम जहाँ ग्लोबल इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, उसके बावजूद अगर शेयर मार्केट में उछाल होता है तो लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक आम आदमी के लिहाज से हिमांशु जी, उनके लिए ये कट कहाँ पर और कितना बेनिफिशियरी हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, एक तो डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ये है कि जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ओवरऑल सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को फ़ायदा होता है। डायरेक्ट ये है कि आम आदमी बाय एंड लार्ज, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, उनके लोन्स हैं, EMIs हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क जितना मतलब इतना ज़्यादा पड़ता है कि जैसे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, मान लिया आपने कोई हाउसिंग लोन लिया जब 8% है और वो 12 हो गया, तो लगता तो है कि 4 बढ़ा है, लेकिन वो एक्चुअली 50% बढ़ा हुआ होता है। तो जिसकी 20,000 की EMI है तो वो 30,000 हो जाती है। तो अगर वो पूरा रिवर्स हो गया तो उस फैमिली को महीने का 10,000 रुपया एक्स्ट्रा है, अगर 20,000 का शुरू में EMI था जो 30 हो गया था। इन्हें आप करें कि खुश होने के मौके मिल सकते हैं, खुश होने के मौके मिल सकते हैं, और इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी में और डिमांड आएगी, लोग कंज्यूमर गुड्स खरीदेंगे, वो फिर आगे रॉ मटेरियल, मेटल सब खरीदेंगे, तो उससे साइकिल पंप होगा आपका मनी।
इंटरनेशनल सिनेरियो जो इस वक्त दिख रहा है, मंदी की तरफ ज़्यादातर यूरोपीय कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। भारत में इस वक्त में जो सिम्टम्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो दूसरी दिशा में जाते दिख रहे हैं। जिस तरीके से कोरिलेट किया जाता है इंटरनेशनल सिनेरियो को भारत के साथ में, क्या इस बार कुछ हकीकत उससे उलट दिख रही है? वो इस परिस्थितियाँ कुछ उससे अलग हैं? देखिए, जब इंटरनेशनल इकोनॉमी डाउन होती है और अब लगातार जो IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी जो रिस्पेक्टेबल बॉडीज़ हैं, वो अपना नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ फोरकास्ट को कम करते जा रहे हैं। पहले अगर 4% बोला था तो फिर कुछ महीने के बाद 3.5 बोला, फिर 3 बोल दिया, तो वो नेगेटिव है। तो जब ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट होता है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास कई बिलियन डॉलर होते हैं, इधर उधर किस देश में लगाएं, कहाँ लगाएं, उनका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है। जैसे शेयर बाजार में जो पैसा आता है वो रिस्क कैपिटल होता है, तो वो लोग रिस्क एवर्स हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक कंट्री उनको लगे कि इसका डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा है, इनकी पॉलिसी अच्छी है और ग्रोथ स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फिर ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं कि चलिए बाकी एशिया में, यूरोप में तो सब खराब लग रहा है लेकिन ये ठीक लग रहा है। तो अगर इंडिया अपनी पॉलिसी से, अपनी फिस्कल डिसिप्लिन से लोगों को कन्विंस कर ले कि ये एक जगह है जहां आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप करें कि ओवरऑल एक पिक्चर जो है वो अट्रैक्टिव पेश करने की कोशिश। हाँ, तो अट्रैक्टिव हो तो वीक ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रास्ट के तौर पे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो तो फिर ओवरऑल सेंटिमेंट से इंडिया में भी फंड फ्लो कम हो सकता है। एक आखिरी सवाल हिमांशु, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, मैं आज देख रहा था और सुन भी रहा था कई उद्योग जगत के दिग्गजों को, वो कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है लेकिन कुछ ज़्यादा की उम्मीद मैं कहूँ। अभी कितना स्पेस दिख रहा है आपको RBI के पास इसको और कट करने के लिए? देखिए, RBI ने बहुत क्लियर किया है कि वो अब देखेंगे जो एक्चुअल डेटा आता है इन्फ्लेशन का वो कैसा है, उसमें ज़्यादा डाउट नहीं है, वो मॉडरेट ही रहेगी। दूसरा उन्होंने बोला हम देखेंगे फिस्कल डिसिप्लिन कैसा है। तो उन्होंने एक लिहाज से गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल वापस डाल दी है। 3 फरवरी की जो बैठक है उसके आसपास कुछ एक और घोषणा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें वो अब मेन कट आएगा बजट के बाद। 3 में अगर कुछ कर भी दें, हो सकता है तो कुछ एडजस्टमेंट इधर लिक्विडिटी में करें, लेकिन बजट में अगर उनको लगेगा कि फिस्कल डिसिप्लिन ठीक है, कंट्रोल है, तो और कर सकते हैं। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, वो तो चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो जाए, एकदम ही कम कर दें। वो जैसे एक बच्चे को खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, उस टाइप का है। चलिए हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरें। और अब बात चुनाव की। पूर्व IPS और अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा होंगी। अमित शाह और अरुण जेटली की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुई, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगी इसकी घोषणा नहीं की गई। आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी के इस फैसले पर हैरानी जताई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वो दिल्ली चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगी। पार्टी में शामिल होने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने ले गए थे। किरण बेदी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी सीट को लेकर फैसला नहीं हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। किरण बेदी ने भी बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और अपने प्रशासनिक अनुभव का जिक्र करना नहीं भूली। बीजेपी और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगी और इसको हर कोशिश करूंगी हर पल कि ये स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। किरण बेदी के पुराने साथी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बेदी के राजनीति में आने का स्वागत किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस खबर पर हैरानी भी जताई। हम सब लोगों को आश्चर्य करने वाली घटना थी। राजनीति में आने के सवाल पे ही उन्होंने फैसला लिया था कि उनको जीवन भर गैर राजनीतिक रह के अपने आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को उठाना है, जनता की सेवा को करना है। दिल्ली में बीजेपी को छवि के नाम पर किरण बेदी में
उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लंबे समय से दिल्ली बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसको आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के सामने पेश किया जा सके। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है कि पार्टी की वो खोज खत्म हो गई है। कैमरामैन डी के पांडे के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। एच.एस. ब्रह्मा नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वो शुक्रवार को कामकाज संभालेंगे। उन्होंने वी.एस. संपत की जगह ली है, जिनका कार्यकाल आज खत्म हो गया। 64 साल के ब्रह्मा 1975 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। J.M. लिंगदो के बाद इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर के वो दूसरे अधिकारी हैं। ब्रह्मा इस पद पर करीब 3 महीने यानी 19 अप्रैल तक ही रह पाएंगे। इससे पहले संपत ने आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाने के अयोग्य करार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण रोकना बेहद जरूरी है। संपत ने पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाने की भी वकालत की। राजस्थान में कल से शुरू हो रहे पंचायत चुनाव नए नियमों के मुताबिक ही होंगे। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फौरन सुनवाई से आज इनकार कर दिया। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। राजस्थान सरकार ने सरपंचों के लिए 8वीं और जिला परिषद के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी है। राज्य में पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 16 जनवरी को, जबकि दूसरे चरण के लिए 22 और तीसरे चरण के लिए 30 जनवरी को चुनाव होना है। डबल बेंच जो थी उसने फैसला दिया है कि जो तथ्य सामने हैं, सरकार ने जल्दीबाजी में ये फैसला किया है, सरकार की खिंचाई उन्होंने करी है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, वैधानिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने की वजह से कोई इसमें रिलीफ देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो स्टे एप्लीकेशन पिटिशनर्स की तरफ से थी वो खारिज कर दी है। रेलवे में यात्रा करने वाले अब चलती ट्रेन से भी ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकेंगे। और यही नहीं, अपराधियों की धरपकड़ के लिए ट्रेन में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो की तैनाती भी होगी। इन प्रस्तावों पर आज राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिल्ली में हुए सम्मेलन में सहमति बनाने की कोशिश हुई। रेल सफर को आरामदायक के साथ सुरक्षित बनाने के लिए रेल विभाग के साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी गुरुवार को दिल्ली में जुटे। रेल सुरक्षा के मुद्दे पर हुए इस सम्मेलन में RPF और GRP के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ रेल सुरक्षा प्रणाली को 3 से 2 स्तरीय बनाने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल, सड़क और हवाई परिवहन के लिए एक जैसी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा रणनीति की वकालत की। FIR एक दर्ज करानी है तो GRP के जो भी पुलिस स्टेशन होंगे वहां पर FIR दर्ज होगी। मैं कहता हूं कि ये जटिलता को सुलझाने के लिए क्या हम ऑनलाइन FIR की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं 2013 से। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कोच में महिला कमांडो की तैनाती भी करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने सुरक्षा के लिए पुलिस और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए यूनिफाइड कमांड बनाने की बात कही। There should be a seamless policing. There should be a policing which should be in one unified command, and that's how it should happen. Now, I think that's a challenge we really need to deal with. I've written letters to all the chief ministers. I've been meeting them. Yesterday also I met 3 chief ministers. रेलवे की योजना रेलवे एक्ट और RPF एक्ट में संशोधन की भी है, लेकिन इसके लिए राज्यों की मंजूरी की दरकार होगी। अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा सम्मेलन में करीब करीब वही सवाल उठे जो पिछले सम्मेलनों में उठते आए थे, लेकिन असली सवाल यह है कि राज्य कितना सहयोग करते हैं और तमाम मसलों पर भारत सरकार रेलवे को कितना समर्थन देती है। कैमरामैन प्रशांतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जांच में दिल्ली पुलिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं डाला जा रहा। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शशि थरूर समेत दूसरे कुछ लोगों से अगले कुछ दिनों में पूछताछ की बात कही है। जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी और उस वक्त दवाओं की ओवरडोज को मौत की वजह बताया गया, लेकिन पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने जहर को सुनंदा की मौत की वजह बताया और हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कहीं पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी है
हो रही है और इस संबंध में हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं। वैसे दिल्ली पुलिस जो भी इंक्वायरी करती है वो इम्पार्शियली करती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो इस केस से कनेक्टेड है उससे पूछताछ की जाएगी और इनसे भी डेफिनेटली जो है नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर में पूछताछ होगी। सेना ने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की बड़ी साजिश आज नाकाम कर दी। शोपियां जिले में मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना के मुताबिक भारी हथियारों से लैस 200 आतंकी नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की फिराक में हैं। आशंका है कि 26 जनवरी से पहले ये आतंकी स्कूलों और धार्मिक जगहों को निशाना बना सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे से पहले आतंकवादी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके लिए पाकिस्तानी सेना के सामने समर्पण करने वाले तहरीक तालिबान के आतंकियों की मदद भी ली जा सकती है। जम्मू में 16वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह ने गुरुवार को इसका खुलासा किया। But what I suspect now is that having been thwarted in any attempts, now they will try and carry out such attack, something like in a very soft target. जैसे आपने देखा उधर कोशिश किया था सिविलियन के ऊपर या अपने जो वैल्यू टारगेट्स है उसके ऊपर, ये जरूर कोशिश करेंगे। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई कुर्बानियों के बाद शांति आई है, इसे हर हाल में बनाए रखना होगा। उन्होंने आतंकियों को मिल रही मदद के लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा किया। सेना की इन आशंकाओं के बीच सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कश्मीर घाटी के शोपियां जिले में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी मारे गए। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने गुरुवार की सुबह ये अभियान शुरू किया था। बुधवार को भी बारामूला जिले के सुपोर इलाके में लश्कर का एक आतंकी मारा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान सरकार 10 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की यात्रा के बाद नवाज शरीफ सरकार ये कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिनमें मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का संगठन जमातुल दावा और हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से खबर है कि इसका औपचारिक ऐलान अगले कुछ दिनों में हो सकता है। पिछले दिनों लगाए गए 12 संगठनों पर प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठनों की संख्या 72 हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह को ग्लोबल आतंकी घोषित किया। अभी जो जॉन कैरी साहब का जो दौरा था पाकिस्तान का, और जिसके बाद अमेरिका ने एक बहुत बड़ी सहायता राशि पाकिस्तान को प्रदान करने की घोषणा की है, उसके बाद इस तरीके की जो घोषणाएं थी इनकी एक्सपेक्टेड थी। भारतीय सेना ने आज 67वां सेना दिवस मनाया। दिल्ली कैंट में हुए मुख्य कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने परेड की सलामी ली। आज ही के दिन 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल और बाद में फील्ड मार्शल बने के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।